वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम SSC CHSL टायर 1 2024 के सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये टोटल 65 ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ये एग्जाम अभी 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में SSC के द्वारा कंडक्ट कराया गया। इसमें जो ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, जो आपके आने वाले SSC CGL के एग्ज़ाम के लिए, CPO के मेंस के एग्ज़ाम के लिए, MTS के एग्ज़ाम के लिए और CHSL के मेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बने रहिए और देखिए कि कैसे SSC क्वेश्चन सेम शिफ्टों में रिपीट कर रहा है। 1 जुलाई से 11 जुलाई तक आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं और SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बनाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट कर रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए PYQ गाइड और बने रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल 65 इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं इसमें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। द रियल्टर्स ऑफ न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट्स एंड केक्स। हॉट केक्स, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो रियल्टर कौन होते हैं? रियल्टर जैसे आपने देखे होंगे ब्रोकर होते हैं जो किसी कोई प्लॉट कटे हुए हैं या कोई फ्लैट हैं उनको बिकवा रहे होते हैं, तो वो एजेंट की तरह काम करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर जिन्हें बोलते हैं, तो वही है। ए पर्सन हु एक्ट एज एन एजेंट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ ए बिल्डिंग और अ लैंड, इन पर्टिकुलर ए मेंबर ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स एंड ई स्टेट एजेंट। जो एक ई स्टेट एजेंट है उसको बोलते हैं रियल्टर। ये आपके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताना उचित समझा क्योंकि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब है सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। तो जब ध्यान से सुनिए, किसी बेकरी में अगर वो हॉट केक्स बना रहा है तो वो जल्दी जल्दी बिकेगा कि भाई गरम गरम खा लें, तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। तो इसका मतलब होता है सोल्ड क्विकली एंड इन अ लार्ज नंबर। सोल्ड क्विकली एंड इन अ लार्ज नंबर, सोल्ड रैपिडली और क्विकली इन अ लार्ज क्वांटिटीज। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट। जैसे मैंने आपको एक वाइट पेपर दिया, ये आपके पास वाइट पेपर है और मैं इस पर ब्लैक इंक से लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? इन राइटिंग। जैसे आपको किसी को नोटिस देना है या कोई लेटर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ब्लैक एंड वाइट में लिखोगे। वाइट पेपर होगा और ब्लैक पेन होगा, तो उसी को बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। अब देखते हैं इन्वेंशन। ये तो आपको वैसे पता ही है कि कोई भी वस्तु जिसका आविष्कार किया जाए तो उसे बोलते हैं इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। A thing that has been made or designed by somebody for the first time। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इन्वेंशन और डिस्कवरी इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। इन्वेंशन और डिस्कवरी, DISCOVERY। और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की ये बुक है, ये किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर बताने हैं आपको और इन्वेंशन और डिस्कवरी में फ़र्क बताना है। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एट वंस फिंगर टिप्स। कोई भी चीज़ मेरे फिंगर टिप्स पे है, इसका मतलब मुझे पूरी तरह वो चीज़ें याद हैं, मतलब इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है या फिर रेडिली एक्सेसिबल है, तो उसको बोलते हैं टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज। अगला पूछा गया है, तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड एडवाइस सो नाउ ही इज इन डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब है अगर आप पानी में तैर रहे हैं और एकदम डीप में चले जाएंगे तो क्या होगा? आपकी सांसें फूलने लगेंगी, मतलब आपके फेफड़ों में पानी भर जाएगा और आपको लगेगा कि आप जाने कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गए हो। तो ये है इन ट्रबल और डिफ़िकल्टी इन डीप वाटर। तो ध्यान से सुनिए, ये यहाँ पे एक वर्ड है ADVICE और एक होता है ADVISE। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो एक वर्ड है ADVICE, एडवाइस, ये नाउन होता है और एडवाइस जो है ADVISE, ये एक वर्ब होती है। क्लियर है? एक वर्ड यहाँ पे है, ये कई बार SSC बहुत बार पूछ चुका है, डिलेमा, DILEMMA। कई बार स्पेलिंग एरर में पूछा गया है, 2 बार एम आता है। ध्यान से देखिए, डिलेमा का मतलब होता है कि जब दो चीज़ें जो आपको नहीं करनी है बट उनमें से भी आपको कोई चीज़ चूज करनी पड़े तो उसे बोलते हैं आप दुविधा में हो। ए सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस बिटवीन 2 और मोर थिंग्स, तो इसे बोलेंगे डिलेमा, आप दुविधा में हो। नेक्स्ट है ब्लोइंग स्मोक। ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ,
अगर दो बंदे सामने खड़े हैं और आपको किसी को ट्रिक करना है, मतलब कोई चाल खेलनी है या किसी को धोखा देना है, तो आप क्या करोगे, धुआं उड़ा दोगे। जब आप धुआं उड़ाओगे तो क्या होता है कि सबकी आंखों के आगे, उस सामने वाले की आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, जैसा कि आप सर्कस में देखेंगे। तो वो धुआं उड़ा देगा। धुआं उड़ाने से क्या होगा कि सबकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, तो कोई उसको देख नहीं पाएगा और वो ट्रिक कर देगा, कुछ ना कुछ गेम खेल देगा, वो डिसीव करेगा। तो ब्लो स्मोक का मतलब टू डेलिबरेटली कंफ्यूज और मिसलीड समवन इन ऑर्डर टू डिसीव देम। क्लियर। अब जिसके लिए जो वर्ड है टू लाई, टू परप्लेक्स अदर्स। परप्लेक्स का मतलब भी यही है कि किसी को, सामने वाले को कंफ्यूज कर देना, चिंतित कर देना, स्लाइटली बाय बीइंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। सामने वाला चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से वो चिंतित है या कंफ्यूज हो गया है, उसे बोलेंगे परप्लेक्स। और ब्लोइंग स्मोक का मतलब भी यही है कि डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के सामने वाले को कंफ्यूज करना, मिसलीड करना, दूसरे को धोखा देने के लिए। तो यह है टू लाई, टू परप्लेक्स अदर्स, मतलब झूठ बोल देना। परप्लेक्स अदर्स का मतलब हो गया उसको वरी करना। रिलेंटलेसली एक वर्ड है। रिलेंटलेसली का मतलब जिसको थकान ना हो, लगातार चलता रहे, इन एन एक्सट्रीम वे दैट कंटिन्यूज विदाउट स्टॉपिंग, तो उसे बोलेंगे रिलेंटलेसली। जैसे हमारी धरती है, वो बिना थके हुए घूर्णन कर रही है, तो उसे बोलेंगे रिलेंटलेसली। नेक्स्ट वर्ड बोला गया है डिसहार्मनी। डिसहार्मनी के लिए हमें ये बताना है कि एक ईडियम बताना है, द अराइवल ऑफ प्रगति इन द हाउस ब्रॉट डिसहार्मनी एमोंग द फैमिली मेंबर्स। तो टेंटर्स हुक क्या होता है, एक क्राई इन वाइल्डरनेस का क्या होता है, रिफ्ट इन द ल्यूट और हेयर ब्रेथ क्या होता है। तो देखिए, रिफ्ट इन द ल्यूट का मतलब ही होता है ब्रॉट अबाउट डिसहार्मनी। मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये ल्यूट जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक गिटार। उसमें बहुत सारे मतलब तान टाइप होती हैं, धागे लगे होते हैं। और रिफ्ट, उनके बीच में रिफ्ट मतलब दरार आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है और क्या हो रहा है, डिसहार्मनी क्रिएट हो रही है। मतलब अगर बोला जाए कि जो तान है, तो जो सुर आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा है, डिसहार्मनी है, तो उसे बोल रहे हैं रिफ्ट इन द ल्यूट। हमारे पास वर्ड है टेंटर्स हुक। टेंटर हुक्स का मतलब होता है कि आप नर्वसली वेट कर रहे हो किसी चीज के घटित होने का, वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग टू हैपन, तो उसे बोलेंगे ऑन टेंटर्स हुक। ये भी एसएससी ने कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है। अगला हमारे पास जो वर्ड है डिसहार्मनी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ हार्मनी या फिर एग्रीमेंट, मतलब लड़ाई झगड़ा है, एग्रीमेंट की बात नहीं है। हेयर ब्रेथ का मतलब होता है एक नैरो एस्केप। आप देखिए कि जो आपका जो बाल है, सर के जो बाल हैं, उनकी जो ब्रेथ है, उसकी चौड़ाई है, थिकनेस है, वो कितनी होती है, बहुत पतले होते हैं। तो हेयर ब्रेथ का मतलब होता है ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस या फिर नैरो एस्केप। एक क्राई इन वाइल्डरनेस का मतलब क्या होता है कि आप खूब चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो सामने वालों को किसी सच के बारे में या किसी पॉसिबल डेंजर के बारे में, बट कोई भी उसको अटेंशन नहीं दे रहा है, तो उसे बोलते हैं क्राई इन वाइल्डरनेस, बेफिजूल चिल्लाना। समवन हु इज पॉइंटिंग आउट द डेंजर इन ए सिचुएशन और द ट्रुथ अबाउट इट बट नोबडी इज पेइंग अटेंशन। पेइंग अटेंशन को एक वर्ड बोलते हैं पेइंग हीड। क्या बोलते हैं, पेइंग हीड। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमने डिसहार्मनी वाला किया। नेक्स्ट बोला गया है कॉस्ट एन आर्म एन एन लेग, मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको अपना एक आर्म, एक अपनी बाह, भुजा और एक लेग दोनों बेचने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आप क्या लेने जा रहे हो, एक आईफोन लेने जा रहे हो, बहुत कॉस्टली चीज़ लेने जा रहे हो, तो यही है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। अफोर्डेबल, ये एक वर्ड है यहाँ पे अफोर्डेबल। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा महंगी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, रीजनेबली प्राइस्ड है, मतलब जिसके उतने प्राइस होने चाहिए उतने ही प्राइस हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। अफोर्डेबल है, आपकी जो पॉकेट है वो अफोर्ड कर पा रही है, अफोर्डेबल। नेक्स्ट बोला गया है डॉग ईट डॉग। आप ध्यान से सुनिए, अगर दो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको एक मांस का टुकड़ा दे दिया जाता है खाने के लिए, तो वो लड़ मरेंगे उसके लिए, मतलब वो ऐसा कंपटीशन करेंगे कि ज़्यादा मैं खा जाऊं, पहले मैं ज़्यादा खा जाऊं, ये दूसरा वाला कम खा जाए, तो उसे बोलेंगे डॉग ईट्स डॉग। का मतलब र्यूथलेस कंपटीशन है उनके बीच में, र्यूथलेसली कंपटीशन। तो पहले र्यूथलेसली का मतलब देते हैं। र्यूथलेसली का मतलब होता है कि विदाउट पिटी और कंपैशन, मतलब किसी भी तरीके की कोई दया या किसी भी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं है एक दूसरे के बीच में, तो उसे बोलेंगे र्यूथलेसली। और कॉम्पिटिटिव मतलब दोनों के बीच में
झगड़ा चल रहा है इस तरीके से कि मैं ज़्यादा खा जाऊं और वो कम खा जाए। तो डॉग ईट डॉग का मतलब यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच पीपल विल डू एनीथिंग टू बी सक्सेसफुल इवन इफ वॉट दे डू हार्म अदर पीपल। मतलब वो दूसरे पीपल को हार्म पहुंचा सकते हैं अपनी सक्सेस पाने के लिए, तो उसे बोला जा रहा है र्यूथलेस कॉम्पिटिशन। कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव, इसकी स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। टिट फॉर टैट क्या होगा, बीइंग कैलकुलेटिव क्या होगा, लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट बेटर। इनका मतलब हम समझते हैं। टिट फॉर टैट तो आपको पता है, जैसे को तैसा। मतलब अगर सामने वाले के साथ जो घटना हुई है या सामने वाले को जो सफ़र हुआ है किसी दूसरे ने, तो वो पर्सन अपना बदला लेने के लिए उसी तरीके की इंजरी या उसी तरीके का सफ़र उसको महसूस कराना चाहता है। द इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी और इंसल्ट इन रिटर्न फॉर वन दैट वन हैज सफर्ड। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। बीइंग कैलकुलेटिव, बीइंग कैलकुलेटिव का मतलब होता है कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले या दूसरों को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे बोला जाएगा बीइंग कैलकुलेटिव। मतलब गुड एट ट्रिकिंग पीपल टू गेट समथिंग, तो उसे बोलेंगे बीइंग कैलकुलेटिव। मतलब आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो पहले कैलकुलेशन कर रहे हो, उसकी पॉसिबल डेंजर्स को समझ रहे हो, पॉसिबल आउटकम्स को समझ रहे हो कि करने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। या फिर इसका एक मतलब ये भी है कि आप दूसरों को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, गोइंग टू ट्रिकिंग पीपल टू गेट समथिंग, उनसे कुछ पाने के लिए, तो उसे बोलेंगे बीइंग कैलकुलेटिव। अगला है लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड पीपल का मतलब जिनके ओपिनियन, जिनके आइडिया, जिनका एटीट्यूड, जिनका इंटरेस्ट, करेक्टर सब कुछ सेम है, उन्हें बोलेंगे लाइक माइंडेड पीपल। तो लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट बेटर का मतलब ये है कि वही लोग आपस में बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं जिनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट कॉमन हो, जिनके एरिया आइडियाज़ कॉमन हो, जिनके ओपिनियंस सेम मिलते हों, तो उसे बोला जाएगा लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट बेटर। पुट इन माइंड, माइंड में कोई चीज़ रखना, इसका मतलब समय पे उसको याद कर लेना, तो उसे बोलते हैं पुट समथिंग इन माइंड ऑफ समथिंग का मतलब टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग। मतलब किसी को कोई चीज़ रिमाइंड कराना, याद कराना कि भाई तुमने तो माइंड में रख ली थी वो चीज़, अपने दिमाग में रखना ये चीज़। बोलते हैं ना लोग कि भाई पानी आएगा 7 बजे, तो मोटर चलाने की दिमाग में रखना, इसका मतलब आप रिमाइंड कर लेना उस चीज़ को, टू रिमाइंड। अगला है स्लिप योर माइंड। स्लिप योर मतलब मेरे माइंड से स्लिप हो गया, मतलब मैंने सामने वाले को इतने सारे टास्क दे दिया कि कोई एक टास्क जो है स्लिप हो गया। इसका मतलब क्या है कि आप भूल गए उस चीज़ को, फॉरगॉट अबाउट समथिंग। स्लिप योर माइंड का मतलब होता है यू फॉरगॉट इट, मतलब फॉरगॉट अबाउट समथिंग। नेक्स्ट बोला गया है लूज हार्ट, मतलब दिल छोटा करना। दिल छोटा करने का मतलब है आपने सामने वाले पे बिलीव करना छोड़ दिया है। यू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, मतलब आप पहले अटेम्प्ट में फेल हुए, फिर दूसरे अटेम्प्ट में फेल हुए, पर तीसरी बार में आप आईएएस बन गए। तो इसका मतलब अगर 2 अटेम्प्ट में फेल होके अगर आप दिल छोटा करते हैं तो तीसरे अटेम्प्ट में फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए हमेशा। तो लूज हर्ट का मतलब होता है टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, अपना दिल छोटा मत करो, आप जरूर भविष्य में सक्सीड होंगे। टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, तो लूज हर्ट का मतलब आप ये सोच लेते हो कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये गलत बात है। लूज हर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब अपने दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। हार और जीत तो दोनों चीज़ें लगी रहती हैं, दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं किसी भी जर्नी के। तो उसे बोलेंगे टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड। नेक्स्ट बोला गया है आफ्टर अ डे लॉन्ग ट्रैक वी वर सो टायर्ड दैट वी वर रेडी टू, मतलब एक लॉन्ग ट्रैक के बाद हम इतने थक गए हैं कि वी आर रेडी टू। अब थकने के बाद आदमी क्या करेगा, सोना चाहेगा। वी आर रेडी टू हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड या फिर इन ऑर्डर टू स्लीप, तो उसे बोलेंगे। बट मैं आपसे अभी बताऊंगा हिट द सैक और गॉड द सैक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गॉड द सैक अभी आपसे अगले ही स्लाइड्स में, कुछ स्लाइड्स में आएगा। गॉड द सैक का मतलब क्या है, पहले तो हिट द सैक का मतलब याद कीजिए। हिट द सैक का मतलब टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, मतलब सो जाना। आप लॉन्ग ट्रैकिंग के बाद इतना थक गए हो कि आपको बस बेड दिख रहा है, तो उसे बोला जाएगा हिट द सैक। सॉरी। अगला वर्ड है इन डीप वाटर। अब देखिए इन डीप वाटर ऑलरेडी अभी पिछली वीडियोज में आ चुका है। इन डीप वाटर का मतलब आप परेशानी में हैं। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन और टू बी इन, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, उसे बोला जाएगा इन डीप वाटर। मैंने याद भी कराया था, अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप डीप वाटर में चले जाएंगे तो मतलब आप प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आप अपने खुद के लिए अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लिए, तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में। फेस द म्यूजिक,
फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि दूसरों के जो एक्शन है उनके कॉन्सिक्वेंसेज को भुगतना, मतलब टू कन्फ्रंटेड विद द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन एक्शंस। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो सपोज गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल एक किसी सामने वाले के घर की खिड़की में लगती है और वो टूट जाती है। अब जिस बंदे ने बैट चलाया था और एक बॉलिंग, तो जो बैट चला रहा था वो भाग गया वहाँ से, तो जो बॉलर है वो एक टीम का जो कैप्टन है वो कॉन्सिक्वेंसेज फेस कर रहा है, उसका म्यूजिक सुन रहा है। सामने वाले के घर से आंटी निकल के आती हैं, वो उसको सुनाती हैं कि बच्चों ये क्या कर दिया तुमने। तो ये है फेस द म्यूजिक, मतलब टू बी कन्फ्रंटेड विद द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन एक्शंस, तो उसे बोलेंगे फेस द म्यूजिक। अगला एक वर्ड है गो फ्रॉम रैग्स टू द रिचेज, मतलब आप दरी से अर्थ से फर्श पे आ गए या फर्श से अर्श पे, तो उसे बोलेंगे गो फ्रॉम रैग्स टू, फर्श से अर्श पे आ गए हो तो मतलब गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेज का मतलब टू स्टार्ट अ वेरी पुअर लाइफ देन लेटर इन लाइफ वेरी बिकम वेरी रिच। तो स्टार्ट योर लाइफ वेरी पुअर एंड देन लेटर इन लाइफ यू बिकम वेरी रिच, तो इसका मतलब होता है गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेज। टू ब्रदर्स फिल इन द ब्लैंक्स वेयर देयर फादर डाइड, तो देखिए इसमें पहला वर्ड है फेल डाउन। फेल डाउन का मतलब होता है कि किसी की एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट को मैच ना कर पाना, तो उसे बोला जाएगा फेल डाउन। यानी टू फेल टू मीट द एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट, टू फेल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट, तो ये तो फॉल डाउन हो गया। अगला है गॉट द सिक। मैंने अभी बताया था आपको हिट द सिक क्या होता है, और गॉट द सिक। हिट द सिक का मतलब होता है टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, और गॉट द सिक का मतलब क्या होता है कि आपको जॉब से सडनली निकाल दिया गया है। टू बी डिसमिस्ड सडनली फ्रॉम अ जॉब, तो उसे बोला जाएगा गेट द सिक, झटका लगना। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है सामने वाले को घृणा की दृष्टि से देखना, सामने वाले को उतनी इंपॉर्टेंस मत देना। इसके लिए बंद है डिस्पाइस समथिंग, मतलब डिस्पाइस समबडी। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्ड है यहाँ पे फेल आउट, तो फेल आउट जो वर्ड है वो यहाँ पे सही करेक्ट फिट बैठेगा। इसका मतलब होता है ए क्वेरल और ईस्ट्रेंजमेंट बिटवीन टू पर्सन फॉर्मली इन क्लोज एसोसिएशन विद वन अनदर, मतलब पिता की मृत्यु के बाद दोनों जो भाई हैं वो आपस में पहले कभी एक क्लोज रिलेशन में हुआ करते थे, वो आपस में अब लड़ रहे हैं, तो उसे बोल रहे हैं द क्वेरल और ईस्ट्रेंजमेंट बिटवीन द पर्सन फॉर्मली इन क्लोज एसोसिएशन। पहले वो क्लोज एसोसिएशन में थे एक दूसरे के साथ, आज वो लड़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जो वर्ड है फेल आउट। नेक्स्ट है ऑन इट्स लास्ट लेग। कोई भी पर्सन अपने लास्ट लेग पे है, इसका मतलब वो अपनी बैड कंडीशन में है, मतलब नियर टू डेथ है, तो उसे बोल रहे हैं ऑन इट लास्ट लेग का मतलब इन सच अ बैड कंडीशन दैट इट विल सून बी अनेबल टू वर्क एज इट शुड बी, मतलब एक ऐसी स्थिति में आ गए हो, एक बैड कंडीशन में हो कि नियर टू डेथ, तो उसे बोलेंगे ऑन इट्स लास्ट लेग। यहाँ पे एक वर्ड है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। मूव स्लोली और केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड और नोटिस, मतलब कोई तो मैं नोटिस ना कर ले, कोई तो मैं सुन ना ले, तो इस तरीके से रेंग रेंग के जाने को बोलते हैं क्रीपिंग। अगला है इट फील्स लाइक आई मेड अ प्रॉमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी when I promised to complete this worksheet in one day, मतलब आपने अपनी एबिलिटी से ज़्यादा सामने वाले को प्रॉमिस कर दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने जितना आप खान मतलब चबा नहीं सकते उससे ज़्यादा आपने मुंह में भर लिया है, तो उसे बोल रहे हैं बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, मतलब टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर यू। आपको पता है कि आपके लिए कोई काम कितना डिफ़िकल्ट है, फिर भी आपने उसके लिए हामी भर ली है कि मैं उस काम को कर दूंगा, तो उसे बोल रहे हैं कि आपने प्रॉमिस कर दिया अपनी एबिलिटी से ज़्यादा, मतलब आपकी कैपेसिटी है कि आप एक बार में 2 बाइट खा सकते हो, आप 4 बाइट मुंह में रखे बैठे हो कि आपको चबा नहीं सकते, 2 ही बाइट एक बार में चबा सकते हो, तो उसे बोला जा रहा है बाइट मोर देन यू कैन च्यू, मतलब जितना चबा सकते हो उससे ज़्यादा अपने मुंह में भर लेना, बाइट करना, तो उसे बोल रहे हैं कि अपनी एबिलिटी से ज़्यादा प्रॉमिस कर दिया है, मतलब टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू। बीट माई ब्रेन आउट। बीट माई ब्रेन आउट का मतलब होता है इतना मारना कि भेजा बाहर कर दिया है, मतलब हिट समवन रिपीटेडली विद ग्रेट फोर्स।
हिट समवन रिपीटेडली विद ग्रेट फोर्स, मतलब मार मार के भेजा बाहर कर दिया। बीट समवंस ब्रेन आउट। अगला हमारे पास वर्ड है बीट द ड्रम और बर्न अ होल इन माई पॉकेट, मतलब मैं अपनी पॉकेट में पैसे रखे जा रहा हूँ और उसमें क्या हो गया, एक छेद हो गया, मतलब बहुत तेजी से पैसा खर्च हो रहा है। तो बर्न अ होल इन माई पॉकेट का मतलब होता है इफ मनी इज बर्निंग होल इन माई पॉकेट, मतलब यू आर वेरी ईगर टू स्पेंड, मतलब आप बहुत उत्सुक हो रहे हो कि जल्दी से मेरी इस पॉकेट में छेद हो जाए और सारा पैसा खत्म हो जाए। मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर वेरी ईगर टू स्पेंड इट, तो बोल रहे हैं बर्न अ होल इन समवंस पॉकेट। अगला है बीट द ड्रम। बीट द ड्रम का मतलब होता है कि आप किसी को, मतलब किसी के सपोर्ट में ड्रम बजा रहे हो, ढोल नगाड़े बजा रहे हो, तो उसे बोलेंगे ऑस्टेंशियसली सपोर्ट कर रहे हो किसी को, बहुत आडंबर पूर्वक अपने इंप्रेशन बनाने के लिए, इन ए प्रिटेंटियस और सोई वे डिजाइन टू इम्प्रेस, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आप ड्रम बजा रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं बीट द ड्रम। अगला है लास्ट रिसॉर्ट। लास्ट रिसॉर्ट का मतलब होता है कि आपका सबसे लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जब आप बहुत डिफ़िकल्टी में हैं तब आप सोचेंगे कि यार मैं अपने दोस्त को कॉल कर लूँ, वो आईएएस है, तो वो मेरा लास्ट रिसॉर्ट है, तो बोलेंगे ए फाइनल एक्सपीडियंट और रिकोर्स टू अचीव सम एंड और अ सेटल अ डिफ़िकल्टी, मतलब एक डिफ़िकल्टी आ गई है या किसी चीज़ को एंड करना है, तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हो कि लास्ट रिसॉर्ट क्या है, कि आपका फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो उसे बोलेंगे लास्ट रिसोर्ट। यानी लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन ए फाइनल एक्सपीडियंट और रिकोर्स टू अचीव सम एंड और सेटल अ डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस इन द होल। एस इन द होल का मतलब होता है, जैसे आपने ये इडियम कई बार एसएससी ने पूछा है, एन एस ऑफ वन स्लीव, कोई अपनी हाथों की स्लीव्स में एक एस रख लेता है, मतलब इक्का रख लेता है, मतलब आपने जब ताश के गड्डी देखी है तो उसमें एक इक्का होता है ए, तो उसे अगर कोई रख लेगा तो इसका मतलब वो तब बाहर निकाल रहा है जब उसकी ज़रूरत है, कोई हिडन एडवांटेज है जो हमें पता नहीं है। हिडन एडवांटेज और रिसोर्स केप्ट इन सीक्रेट अंटिल नीडेड, मतलब ए प्लान और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन केप्ट सीक्रेट अंटिल बिकम नेसेसरी टू यूज इट, मतलब कोई भी प्लान है या कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आप तब तक सीक्रेट करके रखते हो जब तक उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, तो वो क्या है, एक हिडन एडवांटेज है या कोई रिसोर्स है जिसे आपने रिजर्व करके रखा हुआ है जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े, तो उसे बोल रहे हैं एस इन द होल का मतलब हिडन एडवांटेज। स्टिक टू वंस गन। स्टिक टू वंस गन का मतलब आपने एक गन है, मतलब गन मैं चला के रहूँगा, आप स्टिक हो गए, उस पर चिपक गए हो, इसका मतलब आप वेरी लॉयल हो, फेथफुल हो किसी चीज़ के लिए। स्टिक टू वंस गन का मतलब रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज और चेंज डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, मतलब इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके बाद भी आप स्टिक हो किसी भी चीज़ पे, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या चेंज करने के लिए आप रिफ्यूज कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे स्टिक टू वन गन्स, मतलब टू रिमेन फेथफुल, मतलब आप फेथफुल हो किसी भी चीज़ के लिए। टू रिमेन डिटरमाइंड रिजोल्यूट स्टीड फास्ट, मतलब फेथफुल होता है in one's opinion, belief or perspective, to refuse to be persuaded by someone else in order to believing or doing someone one does not agree with, मतलब कोई पर्सन जिसके साथ एग्री नहीं कर रहा है वो काम वो नहीं करेगा चाहे कितना भी हो जाए, तो उसे बोलेंगे स्टिक टू वंस गन, मतलब टू रिमेन फेथफुल। देखते हैं हैव अ वी इन योर बोनेट। मान लीजिए आपके बोनेट में, गाड़ी के बोनेट में अगर कोई मधुमक्खी घुस गई है तो बार बार क्या करेगी, वो उससे बाहर निकलने के लिए उससे टकराएगी, बार बार कोशिश करेगी कि मैं कैसे भी करके इसे टकरा के छेद करके बाहर निकल जाऊं बोनट से। तो मतलब आप ऑलरेडी किसी भी चीज़ में ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हैं, ओबेस्ड हैं किसी भी चीज़ के साथ, मतलब आप उसमें इतना डूबे हुए हैं किसी भी चीज़ में कि आपको कुछ और सूझ ही नहीं रहा है कि और कोई तरीका भी हो सकता है उससे निकलने का। तो वो जो मधुमक्खी है वो बोनट में बार बार टकरा रही है, तो यू हैव ए बी इन योर बोनट अबाउट समथिंग का मतलब यू आर ऑब्सेस्ड विद इट, कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, मतलब आप बहुत प्री ऑक्यूपाइड हो, ओबेस्ड हो चुके हो किसी भी चीज़ से, तो उसे बोलेंगे हैव अ बी इन योर बोनेट। मतलब देख लेते हैं, टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज यू थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हो इसलिए बार बार उसी की बातें कर रहे हो, तो उसे बोला जाएगा हैव अ बी इन योर बोनेट। ओबेस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, अनेबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग, टू इंटरेस्टेड और वरीड अबाउट समथिंग, मतलब आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हो किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को सोचना बंद कर दें तो आप रोक ही नहीं पा रहे हो, अनेबल टू स्टॉप थिंकिंग, या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या बहुत ज़्यादा चिंतित हो तो उसे बोलेंगे ओबेस्ट। तो हैव अ वी इन योर बॉनेट का मतलब होता है कि
टू बी प्री ऑक्यूपाइड और ओवेस्ट विथ समथिंग। देखते हैं अराउंड द क्लॉक। तो जब क्लॉक के अराउंड आप काम कर रहे हो, मतलब आप पूरे टाइम काम कर रहे हो बिना रुके, रिलेंटलेसली, ऑल डे एंड ऑल नाइट विदाउट स्टॉपिंग, समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट, तो उसे बोलेंगे अराउंड द क्लॉक। जैसे आपका फ्रिज है, वो अराउंड द क्लॉक वर्क कर रहा है, कभी आपने उसको बंद नहीं किया है, तो उसे बोल रहे हैं समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। मुझे तो भैया नाश्ते में ब्रेड मिल जाए स्लाइस्ड और उनमें जैम लगा हो, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो क्या है, एक्सट्रीमली गुड है, आपकी इंटरेस्ट की बात है, तो एक्सट्रीमली गुड एंड इंटरेस्टिंग। इसके लिए एक वर्ड है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है कि आप किसी भी पोटेंशियल प्रॉब्लम या पोटेंशियल डेंजर को अवॉइड करने के लिए काफ़ी केयरफुल हैं, सावधान है, तो उसे बोला जाएगा कॉशियस। ऑफ ए पर्सन केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और डेंजर, तो उसे बोला जाएगा कॉशियस। द बेस्ट और ग्रेटेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन दैट वन थिंग्स इज वेरी गुड एंड यूजफुल। मतलब एक ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए बात की गई है कि आपको स्लाइस ब्रेड मिल जाए नाश्ते में, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसका मतलब सामने वाला सोच रहा है कि दिस इज वेरी गुड एंड यूजफुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिलीवरिंग द फर्नीचर टू द 10th फ्लोर, 10वें फ्लोर पे जो फर्नीचर है उसे डिलीवर करना है विदाउट द लिफ्ट एंड एन इंक्लाइन, मतलब कोई भी स्लोप नहीं है, कोई भी लिफ्ट नहीं है, तो दिस इज इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनक्रेडिबली फुलिश और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के लिए जो बेस्ट इडियम है वो है लाइक नेलिंग जेली टू ए ट्री। मतलब आप नाखून से ट्री जो है उसकी पहले छाल को उखाड़ के जो जेल निकलेगा, चिपचिपा पदार्थ, उस चिपचिपे पदार्थ को, जेली को निकालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपके नाखून टूट जाएंगे, हाथ टूट जाएंगे, बट वो जेली नहीं निकलेगी हाथ से, आप उसकी छाल को नहीं हटा सकते। तो इसका मतलब होता है इनक्रेडिबली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल सच दैट इट कुड बी सीन एज ए फुलिश और वर्थलेस एंड ओवर टू अटेम्प्ट। मतलब आपका एक जिसकी कोई कीमत नहीं है, मूर्खतापूर्ण एंडोवर होगा, आपका एक प्रयास होगा जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इम्पॉसिबल है, तो उसे बोल रहे हैं लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री। मतलब आप नेल के थ्रू ट्री से एक जेली निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे इडियम्स हैं, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं, ध्यान से देखिएगा। लाइक अ ट्री नोन बाई इट्स फ्रूट, मतलब कोई भी ट्री उसके फ्रूट से जाना जाता है। मतलब एक पर्सन अपने कार्य से जाना जाता है। मतलब सामने वाला पर्सन जो है वो उसके करैक्टर से उसकी कीमत को आंकते हैं लोग, उसके रिजल्ट से उसको पहचानते हैं। ए प्रोवर्ब, ए पर्सन्स और ग्रुप्स करेक्टर और वर्थ इज डिटरमाइंड बाई अदर्स बेस्ड ऑन देयर एक्शंस और रिजल्ट। मतलब आपको सामने वाले कैसे जज कर रहे हैं कि आपके ऊपर कौन सा फ्रूट लगा हुआ है। अगर आपके ऊपर एप्पल का फ्रूट है तो बोलेंगे भैया ये तो एप्पल का पेड़ है। तो ए ट्री इज नोन बाई इट्स फ्रूट का मतलब ए मैन बाई हिज डीड्स। ए मैन बाई हिज डीड्स मतलब आदमी अपने कर्मों से पहचाना जाता है, अपने करेक्टर से, अपने रिजल्ट से, अपने एक्शन से पहचाना जा रहा है, तो उसे बोल रहे हैं ए ट्री इज नोन बाई इट्स फ्रूट्स। अगला है एज टाइट एज बार्क ऑफ ट्री। मतलब आप कुछ इस तरीके से हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ्रूगल हैं, कंजूस हैं, आपकी जेब से पैसा ही निकल रहा है, आपने अपनी जेब इतनी टाइट कर रखी है, तो उसे बोला जा रहा है टाइट एज अ बार्क और अ ट्री। क्योंकि जो ट्री की जो मतलब पेड़ की जो छाल है वो बहुत ठोस होती है, बहुत हार्ड होती है, तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि ट्री की बार्क के समान इतना टाइट का मतलब होता है एक्सट्रीमली फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब आप बताएंगे तो मितव्ययी। अगला वर्ड है गो बिटवीन द, गोइंग बिटवीन द बार्क एंड द ट्री। गो बिटवीन द बार्क एंड द ट्री का मतलब होता है, आप ध्यान से सुनिए, एक ट्री है उसके ऊपर छाल लगी हुई है, इसका मतलब वो एक दूसरे से मिले जुले हैं। आप किसी के पर्सनल मैटर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बोला जा रहा है गो बिटवीन द बार्क एंड ट्री। मतलब ये ट्री है, इसके ऊपर ये छाल है, आप इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब टू बी इन्वॉल्व, to be overly involved in someone's personal matter, of often those of a married person और कपल। किसी मैरिड पर्सन और कपल के पर्सनल मैटर में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसे बोल रहे हैं गो बिटवीन द बाग एंड द ट्री। नेक्स्ट देखते हैं दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर। हैंडल्ड विथ केयर मतलब एक गन है, आप उसको केयर से हैंडल करो, इसका मतलब उसे एक हाथ की दूरी पर रखो। केप्ट एट अ आर्म्स लेंथ, केप्ट एट अ आर्म्स लेंथ का मतलब होता है टू अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली और इन्वॉल्व विद देम।
मतलब भाई गन कोई खेलने की चीज तो नहीं है, उसमें कारतूस लगे हुए हैं, चल जाएगी, तो उसे एक हाथ की दूरी पर रखो, उससे फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो। इफ यू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब यू अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली और इन्वॉल्व विद देम। अगला हमारे पास वर्ड है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब किसी भी समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना, उसका बतंगड़ मत बनने देना, तो उसे बोलते हैं निप समथिंग इन द बड का मतलब सप्रेस और डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। अगला हमारे पास वर्ड है माइंस द मैटर्स। ये भी एसएससी ने बहुत बार रिपीट किया है, इतनी बार रिपीट किया है तो इसको आप जान लीजिए। माइंस द मैटर का मतलब होता है कि आप अपनी लैंग्वेज पे कमांड रखना, मतलब इस तरीके से पोलाइटली बोलना कि कोई सामने वाला ऑफेंसिव ना हो, मतलब उसे गुस्सा ना आए। तो बोल रहे हैं मॉडरेट और रीस्ट्रेन वंस लैंग्वेज टू बी पोलाइट और अवॉइड गिविंग ऑफेंस। मतलब सामने वाला आपकी जबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो बहुत पोलाइट होने चाहिए, इस तरीके से कि सामने वाला ऑफेंसिव ना हो, तो उसे बोलेंगे माइंस द मैटर्स का मतलब मॉडरेट और रीस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को इतना कमांड करना, पोलाइट रखना और अवॉइड गिविंग ऑफेंस। अगला है रेड लेटर डे। ये तो आपको पता ही है, रेड लेटर डे का मतलब होता है इम्पोर्टेंट डे, मतलब एक ऐसा डे जिस दिन मतलब जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, नोटवर्दी है। अब जिस दिन आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए हैं या इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए हैं, तो वो दिन आपके लिए रेड लेटर डे होगा। तो रेड लेटर डे का मतलब इंडिपेंडेंस डे इज कंसिडर्ड एज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसे बोलेंगे मेमोरेबल डे, यानी ए डे दैट इज प्लीजेंटली नोटवर्दी एंड मेमोरेबल। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विष्णु एंड विघ्नेश आर लाइक टू पी इन ए पॉड। मतलब एक पॉड है, बर्तन है, इस बर्तन में दो मटर के दाने डाल दिए गए हैं, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर होंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन विष्णु है कौन विघ्नेश है। तो वेरी सिमिलर टू ईच अदर। टू पीज इन ए पॉड्स का मतलब सो सिमिलर एज टू बी इनडिस्टिंग्विशेबल और नियरली सो। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से रिजेम्बलेंस मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो टू पीज इन अ पॉट का मतलब वेरी सिमिलर टू ईच अदर। कंपैशनेट का मतलब होता है जो दूसरों को कंसर्न रखते हैं, मतलब जो सिंपैथी शो करते हैं, जिनके अंदर सहानुभूति होती है, तो उसे बोलेंगे कंपैशनेट। फीलिंग और शोइंग सिंपैथी और कंसर्न फॉर अदर्स। नेक्स्ट है प्रकाश कुड नॉट मेकअप हिज माइंड अबाउट व्हाट टू डू विद द प्रोजेक्ट। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है कि अपना माइंड मेकअप कर लेना, मतलब कोई डिसीजन अपने ही अंदर डिसाइड कर लेना कि मुझे क्या करना है। तो मेक अ डिसीजन और डिसाइड, तो उसे बोलेंगे क्या, मेकअप वंस माइंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है यू कैन बेस्ट आइडेंटिफाई द फेयर वेदर फ्रेंड एट अ टाइम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है मिसफॉर्च्यून, जब आपके पास समस्या का बादल टूट पड़ा है, तो उसे बोलेंगे एडवर्सिटी। अब आप देखिए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है जब अच्छा वेदर है तो वो फ्रेंड्स हैं, मतलब जब मेरे पास पैसे ही पैसे हैं तो मेरे से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसे दोस्तों को बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड। और जब मेरे पास एडवर्सिटी आई, मिसफॉर्च्यून आया, मतलब मेरा भाग्य साथ नहीं दिया और मैं गरीब हूँ, तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो आपका साथ छोड़ देंगे, तो उसे बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब फ्रेंड्स ओनली एट अ टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ए पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलाइड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। मतलब डिफिकल्टी के टाइम पे आप उनकी फ्रेंडशिप पे रिलाई नहीं कर सकते, उन्हें बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड। अच्छे मौसम के दोस्त हैं, बुरे मौसम में साथ नहीं दे रहे, तो उसे बोलेंगे सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो वही है फेयर वेदर फ्रेंड। आइए देखते हैं। आई कैन नॉट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ, आई एम स्टिल रैपिंग माई हेड्स राउंड। मतलब आप अपना जो हेड है उसको बार बार रैप करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग दैट वन कंसिडर्स चैलेंजिंग, कंफ्यूजिंग और ए फॉरेन कॉन्सेप्ट। मतलब आप किसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो जिसे लोग चैलेंजिंग समझते हैं, जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसे बोलेंगे रैप वंस हैंड
वंस हेड अराउंड, मतलब अपने सर को बार बार उस चीज के चारों ओर रैप करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार उसी पे घुमा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, मतलब किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला हमारे पास जो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो मीनिंग दिए गए हैं वो भी आपके लिए इडियम्स का काम कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, जैसे बोला गया है रिवीलिंग ए सीक्रेट नोबडी नोज, एक ऐसा सीक्रेट जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो उसे उसके लिए जो बेस्ट इडियम है वो है स्पिल द बीन्स। ये भी एसएससी कई बार रिपीट करके पूछ चुका है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है डिस्क्लोज अ सीक्रेट, मतलब आप बीन्स में क्या छिपा के ले जा रहे थे और बीन्स फैल गई तो आपका सीक्रेट क्या हो गया, डिस्क्लोज हो गया, खुल गया। तो इसका मतलब स्पिल द बीन्स का मतलब डिस्क्लोज अ सीक्रेट। अगला जो एक वर्ड है कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसके लिए इडियम्स होता है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। क्या, एप्पल्स एंड ऑरेंज, भाई एप्पल और ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब यूज्ड विद द रेफरेंस टू टू थिंग्स दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट देयरफॉर नॉट सूटेड टू कंपैरिजन, मतलब एप्पल्स और ऑरेंजेस को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो उसी के लिए बोला गया है कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, मतलब एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे आपके लिए, अभी आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे आपको, एक पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल का लिंक है, एक हमारे एसएससी गेम चेंजर का लिंक है। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल पे हमारा डेली फ्री बुकैब का क्विज आता है, जहां पे आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जिस बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो इंग्लिश के क्विज बनाए गए हैं इसी बेसिस पे जीएस का भी है, जो कि एक पेड इनिशिएटिव है हमारा जिसका नाम है एसएससी गेम चेंजर। मैं आपको बता देता हूं एसएससी गेम चेंजर, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एसएससी गेम चेंजर आपको 99 रुपये फीस पे करनी होगी। जून 2025 तक आपको मेंबरशिप मिलेगी, किसकी, ये जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है एसएससी गेम चेंजर। ये क्या है, यहाँ पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से एग्जाम के, जो एसएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जेटीओ, जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट एटसेट्रा, जितने भी एसएससी एग्जाम कराता है उन सभी के क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 99 रुपये में है, केवल साल भर तक की मेंबरशिप है जून 2025 तक। इसके लिए आपको 99 रुपये का पेमेंट है, वो किस मोबाइल नंबर पर करना है वो आपको बता देता हूँ, 8595331016। इस मोबाइल नंबर पर आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है, 99 रुपये का पेमेंट करना होगा और एक स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा इसी नंबर पे, या हमारी टेलीग्राम आईडी है @PYQGuide 2024 @PYQGuide 2024। आप इस टेलीग्राम पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एसएससी गेम चेंजर कैसे हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जीके के, जीएस के और जीए के और कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। आपको भी पता है एसएससी में 75 नंबर का मेंस में जीएस के क्वेश्चन है, ठीक है, और प्री में भी 25-50 नंबर के हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। इवन सीएचएसएल में भी यही है, एमटीएस में भी हैं और आपके सीपीओ में भी हैं, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में भी हैं। और आपको पता है कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो जा चुकी हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स की हैं, आप उसमें देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी है सेंसस की, हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो अगर आपको लेटेस्ट ट्रेंड को समझना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, तो और उसको किस फॉर्मेट में आप शिफ्ट वाइज स्टार्ट और एंड के बटन के फीचर के साथ अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिए एसएससी गेम चेंजर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप थ्योरी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। अगर आप एसएससी के ट्रेंड को नहीं समझेंगे तो आप डायरेक्शन लेस स्टडी कर रहे हैं। डायरेक्शन को समझना है कि किस डायरेक्शन में हमें मेहनत करनी है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू होना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन एसएससी गेम चेंजर।
अच्छा, इसका एक स्पेशल फीचर भी है। यहाँ पे आप हैशटैग फीचर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं काफ़ी सारे हैशटैग के नाम अब बोलने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप एक साथ कलेक्टिवली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे हैशटैग डांस टाइप करेंगे तो डांस के सभी क्वेश्चंस खुलेंगे। हैशटैग म्यूजिक कर सकते हैं, हैशटैग स्पोर्ट्स कर सकते हैं, हैशटैग सीए कर सकते हैं। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, सीए का मतलब यहाँ पे करंट अफेयर से है। हैशटैग सीए कर सकते हैं, हैशटैग मुगल कर सकते हैं, हैशटैग गुप्ता कर सकते हैं, हैशटैग अशोका कर सकते हैं, हैशटैग गांधी कर सकते हैं, हैशटैग आईएनसी कर सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हैशटैग इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी कर सकते हैं, हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग केमिस्ट्री, हैशटैग बायोलॉजी कर सकते हैं। सो मेनी हैशटैग्स यू कैन यूज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस कलेक्टिवली एट अ वन गो। और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ, आप अपनी गलतियों पर काम करिए। अगर आपको सिलेक्शन अच्छी रैंक से लेना है तो आप जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको नोट डाउन करिए, और फिर उनके बाद उन क्वेश्चंस पे मेहनत करिए, उस डायरेक्शन में मेहनत करिए क्या टॉपिक आपका वीक है। तो इस तरीके से ज्वाइन कीजिए एसएससी गेम चेंजर हमारा। 8595 3310 8595331016 पर 99 रुपये का पेमेंट करना है, और इसी नंबर पर टेलीग्राम पे या हमारी टेलीग्राम आईडी जो है @PYQ Guide 2024, PYQ गाइड मैं लिख देता हूँ, PYQGUIDE 2024। इस टेलीग्राम आईडी पे आप स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर और नाम शेयर कर सकते हैं, आपको एसएससी गेम चेंजर से जोड़ दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ऐसा एक यूनिक इनिशिएटिव है हमारा। आइए अब हम सीपीओ की नेक्स्ट वोकैब को देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा इवेंट है जो अचानक हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड है। ऐसे आप याद करने के लिए सोच सकते हैं कि ब्लू का मतलब है स्काई, आसमान नीला है, और ऊपर से बिजली कभी कभी कड़कती है। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग इम्पोर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन्स सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। समथिंग इम्पोर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन्स सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, तो उसे बोला जाएगा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। थंडर, रेनिंग हैवीली के लिए जो ईडियम है वो है कैट्स एंड डॉग्स। एक स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो स्वतः हो, मतलब उसकी कोई प्लानिंग ना हो, कोई फोर्स ना किया जा रहा हो, नेचुरली हो, तो उसे बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। हैपनिंग और डन इन ए नेचुरल वे, हैपनिंग और डन इन ए नेचुरल वे। ऑफन सडन वे, विदाउट एनी प्लानिंग और विदाउट बीइंग फोर्स्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः कोई रिएक्शन हो तो उसे बोला जाएगा स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है वॉक ऑन ए टाइट रोप। देखिए टाइट रोप पे चलने का मतलब है, आपने देखा होगा जो एक्रोबेट्स होते हैं वो टाइट रोप पे चलते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में केयरफुली एक्ट कर रहे होते हैं। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, आपको इस पर चलना है और केयरफुली एक्ट कर रहे हैं, मतलब आप बहुत सावधानी से उस पर चल के दिखा रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा ए वॉक ऑन ए टाइट रोप, मतलब टू एक्ट केयरफुली इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। If you walk or tread on a tightrope, you have to deal with a difficult situation, especially one involving or making a decision between two opposing plans of action. मतलब two opposing plans of actions के बीच में आपको केयरफुली ट्रीट करना है, आपको डिसीजन लेना है, तो उसे बोला जाएगा कि कौन सा स्टेप किस तरीके से रखना है, डिसीजन आप ले रहे हो, तो उसे बोलेंगे वॉक ऑन अ टाइट रोप टू एक्ट केयरफुली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट नेक्स्ट है टू बी एट डेगर्स ड्रॉ। डेगर्स मतलब तलवारें, जो खरंजे हैं वो खिंच गए, ड्रोन मतलब खिंच गए, तलवारें खिंच गई, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, हॉस्टिलिटी है, मतलब वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है, तो रेडी टू फाइट। इफ़ टू पीपल बी बिटरली हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, तो उसे बोलेंगे बी एट अ डेगर्स डॉन। अगला है टू कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। ये आप देख रहे हैं इसी वीडियो में कितनी बार एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। एसएससी के पास क्वेश्चंस नहीं है, वो इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के हर सब्जेक्ट में पूछ रहा है, इसलिए हम आपके लिए जीएस के लिए भी सॉल्यूशन लेके आए हैं एसएससी गेम चेंजर, और क्वांट वो सॉरी वोकैब के लिए हम आपके लिए फ्री वीडियोज लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भरोसा रखिए, उन्हीं से क्वेश्चंस आएगा, बिल्कुल घबराइए मत कि ये कंपनी एग्जाम करा रही है, ये एग्जाम करा रही है, कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पेपर आएगा, जैसा आप देख रहे हैं सामने सामने आपके है। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लैग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, मतलब जिसको खरीदने के लिए आपको अपना एक हाथ और एक पैर बेचना पड़े, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वेरी एक्सपेंसिव।
द यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग टू एलिमिनेट द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की विशियस साइकिल पहले है क्या उसे देख लेते हैं। पॉवर्टी की विशियस साइकिल का मतलब है कि सबसे पहले अगर गरीबी है तो लो प्रोडक्शन हो रहा है, लो प्रोडक्शन है तो इसका मतलब जिसकी वजह से लो इनकम है तो लोग कम डिमांड कर रहे हैं, कम डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब कैपिटल जनरेट नहीं हो रही है, कैपिटल जनरेट नहीं हो रही है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी लो है, और जब इन्वेस्टमेंट लो होगा तो प्रोडक्शन लो होगा, प्रोडक्शन लो होगा तो पॉवर्टी आएगी। तो ये जो है ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। इसका मतलब क्या है, पॉवर्टी की विशेष साइकिल का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रही है। तो बोल रहे हैं द यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग टू एलिमिनेट द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मतलब वन प्रॉब्लम कॉज अदर्स, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रही है। द सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल कॉज एंड इफेक्ट इन विच टू और मोर एलिमेंट्स इंटेंसिफाई और एग्रावेट ईच अदर लीडिंग इन एक्सोरेबली और टू ए वर्सनिंग ऑफ ए सिचुएशन को वर्स कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को एग्रावेट और इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रही है अपने कॉज और इफेक्ट के रेसिप्रोकल इफेक्ट से, तो उसे बोल रहे हैं विशियस साइकिल। लूप होल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। बैरियर की स्पेलिंग जरूर देखिए, ठीक है। लूप होल का मतलब होता है कि बच निकलने का रास्ता। जैसे कोई नियम या कानून है तो उसमें कुछ ना कुछ कोई चीज़ें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो उसके लिए बच निकलने का रास्ता है तो उसे बोलते हैं लूप होल। द वे ऑफ अवॉइडिंग समथिंग बिकॉज द वर्ड्स ऑफ द रूल एंड लॉ आर वेडली चूजन, मतलब जो नियम और कानून है उसमें भाषा जो है वो त्रुटिपूर्ण है, मतलब उसके कई सारे मीनिंग निकल रहे हैं, इम्प्लिसिटली उसके बहुत सारे मीनिंग हैं, तो इसका मतलब वो क्लियर वर्ड्स में नहीं दिया गया है तो उसे बोलेंगे लूप होल। द एम्बिग्यूटी और इन एडुकेशी इन लॉ और ए सेट ऑफ रूल्स, तो उसे बोला जाएगा लूप होल्स। नेक्स्ट देखते हैं बैग एंड बैगेज। जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पर चेक इन कराने तो वो आपको बोलता है अपना बैग एंड बैगेज दे दो। बैग एंड बैगेज का मतलब आपका सारा सामान, मतलब विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, आपका सारा सामान विद ऑल गुड्स। Last year, art critics praised Animes as if he were a master, but he turned out to be a pleasure for a short time. तो इसका मतलब क्या है, प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम का मतलब होता है 9 डे वंडर, केवल 9 दिन की चांदनी है। इसका मतलब कोई भी चीज़ जो आपको बहुत इंटरेस्ट दे रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बट वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी तो उसे बोलेंगे 9 डे वंडर। मतलब he turned out to be a pleasure for short time का मतलब something that attracts great interest for short a while but is then forgotten, मतलब थोड़े समय के लिए वो आपको खुशी का महसूस अनुभव कराएगी, उसके बाद वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो 9 डे वंडर। अब देख लेते हैं ए डिश फिट फॉर गॉड, ए हाउस ऑफ कार्ड, ए बुल इन चाइना शॉप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए डिश फिट फॉर गॉड का मतलब कोई भी ऐसी डिश है जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, फेवरेबल है और हाई क्वालिटी की है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, जो भगवान को सर्व की जा सकती है, तो उसे बोलेंगे ए डिश फिट फॉर गॉड। मतलब इट रेफर्स टू ए डिश दैट इज सो गुड इट वुड बी फिट फॉर डेटीज, मतलब जो देवता हैं, एंड डिवाइन बीइंग्स टू एंजॉय। क्लियर। ए हाउस ऑफ कार्ड, बचपन में आपने जो प्लेइंग कार्ड हैं उनके थ्रू आपने इस तरीके से झोंपड़ियाँ बनाई होंगी एक के ऊपर एक। तो आप देखते हैं यदि हाउस ऑफ कार्ड्स है इसका मतलब कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्लान या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन है लाइकली टू फेल और कोलैप्स, मतलब वो जल्दी ही कोलैप्स हो जाएगा, जल्दी ही गिर जाएगा। तो हाउस ऑफ कार्ड्स क्या है, एक हवा का झोंका आएगा, ये पूरा का पूरा गिर जाएगा, या आपका किसी का हाथ या पैर लग गया तो भी गिर जाएगा। तो उसी को बोल रहे हैं हाउस ऑफ कार्ड का मतलब होता है ए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन और प्लान दैट इज लाइकली टू फेल और कोलैप्स। इसमें जो मीनिंग है वो खुद ही निकल के आते हैं, आप बस समझने और याद करने की कोशिश करिए जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। जब मैंने भी तैयारी की थी तो मैं भी किसी इडियम को इसी तरीके से याद करने की कोशिश करता था, जिससे कि क्या होता था, आप उस क्वेश्चन को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेते थे, आपके 2 नंबर पक्के हो जाते। इसी तरीके से आपको करना है। ये बुल इन चाइना शॉप, देखिए मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। देखिए चाइना शॉप का मतलब एक चाइना है, चाइना की शॉप है जिसमें चाइना का आइटम बिकता है। अब आपको पता है चाइना का आइटम बहुत केयरफुली यूज करना होता है, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब होती है, कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। तो मतलब एक आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको केयरफुल थिंकिंग और बिहेवियर का रिक्वायरमेंट है। क्लियर। अब उसमें एक बुल घुस गया है, बुल घुस गया है तो वो क्या कर रहा है, सब तरफ अस्त व्यस्तता फैला दी है उसने, सब सामान को तोड़ मरोड़ रहा है। तो ए पर्सन हु ब्रेक्स थिंग्स ऑफन मेक्स मिस्टेक कॉज डैमेज,
इन ए सिचुएशन दैट रिक्वायर्स केयरफुल थिंकिंग और बिहेवियर। मतलब अगर चाइना शॉप में जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत केयरफुली चीज़ों को देखिए। अगर कोई बुल घुस जाएगा तो वो सब तहस नहस कर देगा, उसे नहीं मतलब कि क्या केयरफुल रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो बोल रहे हैं ए पर्सन हु ब्रेक्स थिंग्स और ऑफन मेक्स मिस्टेक्स और कॉज डैमेज इन ए सिचुएशन दैट रिक्वायर्स ए केयरफुल थिंकिंग और बिहेवियर। तो बोल लेना चाइना शॉप। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है आपका जीवन यापन जिससे चल रहा है, आपकी रोजी रोटी, तो उसे बोल रहे हैं आपकी जो लाइवलीहुड है, ए एक्टिविटी यू डू टू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स के लिए आप धन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, जो आपकी एक्टिविटी है उसे बोल रहे हैं ब्रेड एंड बटर। जॉब और एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स यू विद द मनी दैट यू नीड टू लिव। अगला यहाँ पे एक वर्ड था कलिनरी। कलिनरी का मतलब होता है किचन से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसे बोल रहे हैं कलिनरी। मतलब इफ़ यू गो टू कलिनरी स्कूल, इसका मतलब यू आर लर्निंग हाउ टू कुक, मोस्ट लाइकली बिकॉज यू वांट टू वर्क एज अ शेफ। क्लियर है। अगला एक वर्ड था यहाँ पर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब आप पूरी तरह दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। मतलब कठिन समस्या, कठिन स्थिति के बावजूद भी किसी काम को करने का आपने संकल्प लिया है तो उसे बोलेंगे आपका डिटर्मिनेशन। क्वालिटी ऑफ हैविंग फर्मली डिसाइडेड टू डू समथिंग इवन इफ इट इज डिफिकल्ट। अगला है स्पिल द बीन्स। मैंने आपको अभी बताया था स्पिल द बीन्स मतलब एक ऐसे सीक्रेट, ऐसे राज को खोल देना जो लोगों को नहीं पता है। आप बीन्स में कुछ छिपा के ले जा रहे हो, अचानक से वो बीन्स गिर जाती हैं, इसका मतलब आपका राज खुल गया। तो लीक अ सीक्रेट मतलब डिस्क्लोज अ सीक्रेट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये वर्ड है, इसका मतलब देख लीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चीज़ अनयूजुअल है, ऑर्डिनरी नहीं है, वेरी अनयूजुअल। नॉट वट वुड यू एक्सपेक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, वेरी स्ट्रेंज मतलब बहुत ज़्यादा विचित्र है, स्थिति विशेष में आपके लिए अप्रत्याशित है, आपने कुछ सोचा हुआ नहीं है उसके लिए, अद्भुत है, तो उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मतलब मैं जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी से पहले एन आएगा। व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस रविकांत क्विड माई पिच। मतलब पिच का मतलब आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया गया है या आपका कोई प्लान है और उसको क्वीर कर दिया है। क्वीर करना मतलब उसको विचित्र कर दिया है, डिस्टॉर्ट कर दिया है। क्वीर मतलब विचित्र। तो इसका मतलब क्या होगा कि ruined माई प्लान्स। क्या होगा टू स्पॉइल और ruin समथिंग प्लान्ड अरेंज्ड और अटेम्प्ट। मतलब आपने बिजनेस के लिए, नए बिजनेस के स्टार्ट के लिए कोई पिच बनाई है, कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया, कोई प्लान किया, कोई अरेंजमेंट किया है या कोई अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उसको ruin कर रहा है, तो है ruined माई प्लान। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर कोई चीज़ मतलब जैसे बोलें तो मछली जल की रानी है, सबको पता है, जीवन उसका पानी है। तो अगर फिश को अगर आप वाटर से बाहर निकाल के मर जा मतलब बाहर निकाल दोगे तो वो क्या होगी, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, एट द एंड वो डाई हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ जो आउट ऑफ प्लेस है, जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, तो उसे बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन या फिर टू बी आउट ऑफ प्लेस। मतलब किसी चीज़ को उसके जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पे होना चाहिए, अगर वो उससे बाहर कर दिया जाएगा तो इसका मतलब वो कैसा होगा, अनकंफर्टेबल और अनफेमिलियर सिचुएशन में होगा, तो उसे बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर। ए पर्सन हु इज इन एन अनफेमिलियर एंड वन अनकंफर्टेबल सराउंडिंग्स, तो उसे बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है बेल्स एंड विसल्स। आप देख रहे हैं कि कोई नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है तो देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी बेल्स लगी हुई हैं और विसल्स बज रही हैं। इसका मतलब और वहाँ का जो प्रोडक्ट है या जो खाना है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है, मतलब अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है बट अननेसेसरी फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं उसके प्रोडक्ट में और अच्छे अच्छे नाम दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, वेल्स एंड विसल्स का मतलब होता है आइटम्स और फीचर दैट आर यूजफुल और डेकोरेटिव बट नॉट एसेंशियल। मतलब सिंपल कोई भी डिश है, इंडियन डिश है, नॉर्थ इंडियन डिश है, उसके आगे कुछ ना कुछ इस तरीके से लगा देंगे मॉडिफाई करके कि पता नहीं क्या है। तो इसका मतलब बट उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, बिल्कुल डाउन है। तो इसका मतलब वो वेल्स एंड विसल्स क्रिएट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे फीचर्स लगा दिए हैं कि जो यूजफुल और डेकोरेटिव लग रहे हैं बट एसेंशियल नहीं है। तो अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर एडेड टू द प्रोडक्ट, उसे बोलेंगे वेल्स एंड विसल्स। अब हमारे पास इनोवेटिव, आप जरूर स्पेलिंग याद कीजिए, डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट
वर्ड है सेल लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखिए कैसे कितनी बार रिपीट होता है। सेल लाइक हॉट केक का मतलब होता है टू बी सोल्ड रैपिडली और इन लार्ज क्वांटिटीज, सेलिंग आउट क्विकली। जैसे आपको मैंने याद ऑलरेडी करा ही दिया है। गोइंग टू स्लीप मतलब मैंने बताया था आप लॉन्ग ट्रैक से वापस आ रहे हो और थक गए हो तो आप क्या देख रहे हो, हिट द सैक। हिट द सैक ये भी प्रीवियस अभी इसी वीडियो में रिपीट हुआ है कई बार। हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप। अब बहुत सारे वर्ड हैं उन्हें देख लेते हैं। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, रन अराउंड इन सर्किल, ब्रेक न्यू ग्राउंड। तो कीप एन ईयर टू द ग्राउंड का मतलब अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो अपना जो ग्राउंड है मतलब आपकी जो जो आपका नेटिव प्लेस है वहाँ के बारे में आप इंफॉर्मेशन रख रहे हो, वहाँ पे अपना कान लगा के रखे हो, अपना मुखबिर छोड़े हुए हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हो इवेंट्स और ट्रेंड्स के बारे में। टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इवेंट्स एंड ट्रेंड्स इसका मतलब हैव एन ईयर टू द ग्राउंड, के ग्राउंड पर क्या चल रहा है। गो राउंड इन सर्कल्स, गो राउंड इन सर्कल्स का मतलब होता है कि आप पर्पल जैसे रिपीटेशन कर रहे हो, कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है बट आप एक्टिविटी को बार बार दोहरा रहे हो। डू समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अचीविंग एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम पर्पजलेस रिपीटेशन। पर्पजलेस रिपीटेशन कर रहे हो, कुछ भी अचीव नहीं हो रहा है तो उसे बोल रहे हैं गो राउंड इन सर्कल्स। अगला वर्ड है ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा इनोवेटिव करने की कोशिश कर रहे हो जो किसी के एडवांस बेनिफिट करेगा, पॉजिटिव बेनिफिट करेगा, तो उसे बोलेंगे ब्रेक न्यू ग्राउंड। मतलब डू समथिंग इनोवेटिव दैट इज रिगार्डेड एज एडवांस और पॉजिटिव बेनिफिट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देखिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ज़रूर देख के जाइए और पूरी देखिए, क्योंकि मैं मेरी जो भी वीडियोज़ हैं उनमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ओरिजिनली आपके सामने लेके आता हूँ, पहली बात। दूसरा, मैं सभी ऑप्शंस को डिस्कस करता हूँ उसमें क्या आपसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स फ्रेज। हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए पिछले 5 सालों के ईडियम्स फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, होमोनिम्स, ये सभी वीडियो लेकर आएँ जिससे कि आपके एग्जाम में आपका बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब इसी से क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वेयर द शूज पिंचेस, जब जूता काटता है, नया नया जूता पहनते हैं तो आप देखते हैं, आप दो जूते वाले को बोलेंगे कि भैया देखो ये यहाँ इस कोने से काट रहा है, इस कोने से काट रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब ये क्या है, सोर्स ऑफ डिफ़िकल्टी है, जहाँ पे डिफ़िकल्टी लाई कर रही है। वेयर द शू पिंचेज का मतलब द सोर्स ऑफ ट्रबल, ग्रीफ और डिफ़िकल्टी, वेयर द डिफ़िकल्टी लाइज। नेक्स्ट देखते हैं, माला फिल इन द ब्लैंक्स बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बैट विद प्रिया। तो माला क्या कर रही है, एग्जाम में चीट करने की कोशिश कर रही है प्रिया से बैट जीतने के लिए, मतलब अनफेयर मीन्स का यूज कर रही है, तो उसे बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट। जैसे कोई सपोज गेम है जिसमें बेल्ट के नीचे मारना क्या है, इलीगल माना जाएगा, मतलब अनफेयर मीन्स ट्रीट किया जाएगा, और कोई मारता है तो इसका मतलब क्या है, हिट बिलो द बेल्ट। इसका मतलब आप चीट कर रहे हो, अनफेयर जो मेथड्स हैं उनको यूज कर रहे हो। टू से समथिंग दैट इज ऑफन टू पर्सनल, यूजली इररिलेवेंट और ऑलवेज अनफेयर, तो उसे बोलेंगे हिट ब्लो द बेल्ट। गेट द सेक, हिट द सेक का मतलब होता है इन ऑर्डर टू स्लीप। गेट द सेक का मतलब होता है जॉब से सडनली डिसमिस कर दिया जाना, तो उसे बोलेंगे गेट द सेक। फेल आउट ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, पहले भी आया है। वो बोला गया था उसमें कि दो पर्सन जो पहले कभी क्लोज रिलेशनशिप में थे और बोला गया था जिस क्वेश्चन में कि उनके पापा की डेथ हो जाती है तो दोनों भाई क्या करते हैं, आपस में फेल आउट हो जाते हैं। फेल आउट का मतलब उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, आर्गूमेंट होता है, उनकी रिलेशनशिप एंड हो जाती है, तो उसे बोलेंगे फॉल आउट। लुक डाउन अपॉन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्पाइज समवन मतलब किसी को रेस्पेक्ट ना देना, अनइम्पोर्टेंट ट्रीट करना, घृणा की नज़रों से देखना, तो उसे बोला जाएगा लुक डाउन अपॉन। टू थिंक और ट्रीट समवन और समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट और नॉट वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब डिस्पाइज समवन, डिस्पाइज समवन। देखिए फॉल आउट अगर मिक्स करके लिखा जाएगा तो इसका मतलब होता है कि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के द्वारा जो रेडियो एक्टिव डस्ट होती है हवा में, तो उसे बोला जाता है फॉल आउट। FALL, वो धीरे धीरे गिर रही है धरती पे, तो उसे बोला जाएगा फॉल आउट। अगला है टू रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइन, जैसे ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप हिडन मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हो।
जो कि एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया है। तो टू ग्रेप्स द हिडन मीनिंग मतलब लुक फॉर और डिस्कवर ए मीनिंग दैट इज इम्प्लाइड रेदर देन द एक्सप्लिसिटली स्टेटेड मतलब वो क्लियरली स्टेटेड नहीं है बट आप उसको इम्प्लाई करने की इन्फर करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे बोला जाएगा रीड बिटवीन द लाइन्स। क्लियर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। टू स्पीक वेरी क्विकली इन टू समबडीज ईयर सो दैट अदर पीपल कैन नॉट हियर वट यू आर दूसरे कोई सुन ना ले तो उसे बोलेंगे विस्परिंग करना। अगला वर्ड है पीस ऑफ केक। ये भी कई बार आया है मतलब कोई भी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो करना उसे बोलेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। द रेस्टोरेंट बहुत क्राउडेड था। द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड बट दे फाउंड अ टेबल विदाउट एनी डिफ़िकल्टी मतलब इतने क्राउडेड होने के बाद भी उनको टेबल फाइंड आउट करने के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई मतलब उनके लिए वो क्या था एक पीस ऑफ केक था। क्या टेबल फाइंड आउट करना ऐसे क्राउडेड रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग जरूर देख के जाइए। सक्सेसफुल की स्पेलिंग भी देख के जाइए। एक एल आएगा दो एस आएंगे। क्लियर है। चैलेंजिंग की स्पेलिंग देखिए। और नेक्स्ट वर्ड फ्लोलेसली। फ्लोलेसली मैं आपको बताता हूँ। फ्लोलेसली का मतलब किसी भी तरीके का कोई दाग धब्बा नहीं है मतलब आपने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो परफेक्ट है एकदम। इन ए मैनर फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शंस डिफेक्ट्स मतलब परफेक्टली फ्लोलेस। क्लियर। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि जैसे ही वेदर चेंज हुआ आप वेदर की चपेट में आ गए इसका मतलब आप बीमार पड़ गए हो। फील स्लाइटली इल मतलब नॉट वेरी वेल टू फील अनवेल। नेक्स्ट वर्ड है ए वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है आप अननेसेसरी फ्यूटाइल सर्च कर रहे हो आपका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है तो उसे बोलेंगे ए वाइल्ड गूज चेस मतलब आप एक वाइल्ड गूज के पीछे पड़े हुए हो और वो इतनी मतलब जंगली हैं कि वो इतनी तेज भाग जाएंगे कि आप फ्यूटाइल सर्च कर रहे हो उसके लिए। ए फुलिश और होपलेस सर्च फॉर द परस्यूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल मतलब जिसको अटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उस चीज़ के लिए आप आपने मतलब होप कर रहे हो होपलेस हैं आप मतलब फुलिश सर्च कर रहे हो तो उसे बोलेंगे वाइल्ड गूज चेस फ्रूटलेस सर्च। आपको कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। वैसे भी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देखिएगा कि ये दोनों ऑप्शंस एक दूसरे के वेरी क्लोज हैं फ्रूटलेस और फ्रूटफुल। तो देखिए इन्हीं में से आंसर होगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ए फ्रूटलेस सर्च। नेक्स्ट बोला गया है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। अगर यंग शोल्डर्स के ऊपर एक ओल्ड हेड है इसका मतलब ये पर्सन ये उम्र में कम है बट इसको ज़िंदगी का अनुभव ज़्यादा है इस तरीके से जैसे ओल्डर पीपल को होता है सीनियर सिटीजन्स को होता है। तो ए यंग पर्सन हु एक्ट और स्पीक लाइक एन ओल्डर पर्सन तो उसे बोलेंगे ए ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब आप देखिए ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स और talks like an older person who has more experience of life मतलब वो इस तरीके से सोचेंगे इस तरीके से बात करेंगे किसी बूढ़े आदमी की तरह ओल्डर पर्सन की तरह जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो उसे बोला जाएगा एन ओल्ड और वाइज हेड ऑन यंग सोल्जर। अगला है ही गॉट मेडल्स टाइम आफ्टर टाइम बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मेंटर। टाइम आफ्टर टाइम का मतलब होता है ऑन वेरी मैनी ओकेजन्स रिपीटेडली। टाइम आफ्टर टाइम का मतलब होता है समय समय पर वेरी रिपीटेडली अगेन एंड अगेन तो उसे बोला जाएगा रिपीटेडली। मैं आपको बता देता हूँ हमारे एसएससी गेम चेंजर को ज़रूर ज्वाइन करिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी गई है केवल 99 रुपये जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा 8595331016 पर। और इस पर गूगल पे या फ़ोन पे करने के बाद इसी नंबर के टेलीग्राम पर आप या हमारी टेलीग्राम आईडी है @PYQ Guide 2024 इस पर आप भेज सकते हैं अपना स्क्रीनशॉट मोबाइल नंबर और नाम के साथ। आपको एसएससी गेम चेंजर के लिए जून 2025 तक जोड़ दिया जाएगा जहां आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में अवेलेबल कराए जा रहे हैं। लेटेस्ट ट्रेंड को समझा जा रहा है कैसे तैयारी करनी है जीएस की। आपके लिए वो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है डॉग इन द मैंगर। मैंगर का मतलब होता है जो खाने का बर्तन होता है जिसमें खाना डाला जाता है केटल्स को। तो अगर एक डॉग है ध्यान से देखिए यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं डॉग है और एक काऊ भी आ जाती है। तो ये डॉग इसका भले ही पेट भर गया है इन सभी का पेट भर गया है बट इसको ये खाने नहीं देंगे इस काऊ को। इसका मतलब क्या है
ओके, ए पर्सन हु प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग समथिंग ही और सी हैज नो यूज फॉर इट। मतलब इन सभी डॉग्स के लिए इस चीज़ का कोई यूज नहीं है। ये जो खा लिया है, बचा हुआ है, इन सबके पेट भर गए हैं, बट ये इसको खाने नहीं दे रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कि ये यूज ना कर ले। तो उसी के लिए जो वर्ड है डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है रचित हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क एंड सो ही कैंसल्ड द शो टिकट्स फॉर एवरीवन। मतलब रचित एक कोई बंदा है, उसने सभी के लिए टिकट्स बुक की, बट उसका कोई पर्सनल वर्क आ गया तो उसने सभी की टिकट्स ही कैंसिल कर दी कि कोई नहीं जाएगा अब। तो उसे बोलेंगे ए डॉग इन द मैंगर। मतलब ए पर्सन हु प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग समथिंग ही और सी हैज नो यूज फॉर। ऐसे ही आप मतलब बना बना के आप याद कर लीजिए, आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। द टेक्नीशियंस हु वर रिपेयरिंग द ब्रोकन एलिवेटर कॉल इट अ डे। कई बार आया है कॉल इट अ डे, मतलब हमारी जो एसएससी सीजीएल 2023 के कंप्लीट ईडीएम्स की वीडियो है या फिर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 की ईडीएम्स की वीडियो है, उन सब में ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप्ड वर्क फॉर अ डे। मतलब आप पूरे दिन को कॉल कर रहे हो कि पूरे दिन में आप क्या किया है। टू डिसाइड टू स्टॉप समथिंग डूइंग समथिंग, तो उसे बोला जाएगा स्टॉप्ड वर्क फॉर अ डे। नेक्स्ट वर्ड है टाइम एंड अगेन। जैसे अभी हमने किया था टाइम आफ्टर टाइम, ऐसे ही टाइम एंड अगेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत बार हो रही है, समय समय पर अगेन अगेन हो रही है, तो रिपीटेडली। मनीष एंड रौनक टाइम एंड अगेन ऑफ इल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब बुरे दुष्प्रभाव, मतलब बुरे प्रभाव हैं ऑफ हिज हैबिट्स ऑफ बीइंग लेट टू द कॉलेज। कॉन्सिक्वेंस की स्पेलिंग जरूर देख के जाइए। अगला वर्ड है they were waiting they were waiting for their family members who were returning from a pilgrimage जो होती है वो तीर्थ यात्रा होती है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए एक बार। therefore they were fill in the blanks on the platform। आप सिलेक्शन पोस्ट की वीडियो देखेंगे तो यही सेम क्वेश्चन पूछा है, बट उसमें जो ऑप्शन थे वो ये नहीं थे, उसमें ऑप्शन थे काउंटिंग डाउन द डेज। काउंटिंग डाउन द डेज का मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप उसके दिन गिन रहे हैं उस चीज़ को हैपनिंग होने के लिए, तो उसे बोला जा रहा है काउंटिंग डाउन द डेज। यहाँ पे दूसरा बोला जा रहा है पेसिंग अप एंड डाउन। पेसिंग अप एंड डाउन का मतलब आप अपनी गति को बार बार बढ़ा रहे हो, बार बार घटा रहे हो। इसका मतलब आप पहले बाप आगे जा रहे हो फिर पीछे आ रहे हो, तो इसका मतलब होता है टू वॉक रेगुलर स्टेप विद रेगुलर स्टेप इन वन डायरेक्शन एंड देन बैक अगेन, यूजुअली बिकॉज यू आर वरीड और नर्वस। आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, बार बार टू एंड फ्रो हो रहे हो, इधर जाते हो फिर इधर जाते हो, मतलब अपनी पेस को अप और डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब है रनिंग बिहाइंड टाइम। रनिंग बिहाइंड टाइम आप समझ गए, आप समय से पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब आप लेट हो, आप लेट हैं यानी अराइविंग लेट है। प्लेइंग ए जॉक। प्लेइंग ए जॉक का मतलब होता है या ट्रिक समवन, मतलब सामने वाले के लिए प्रॉब्लम खड़ी करना या फिर सामने वाले को कंफ्यूज करना, तो उसे बोला जाएगा प्ले अ जोक। अगला वर्ड है रोल अप देयर स्लीव्स। रोल अप देयर स्लीव्स का मतलब जैसे मैंने सामने वाले को बोला कि भाई आप अपनी स्लीव्स ऊपर कर लीजिए, मतलब मैंने उसे कोई काम दिया तो वो अपनी स्लीव्स ऊपर कर रहा है कि मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, आई एम रेडी टू वर्क फॉर दिस हार्ड वर्क। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, तो उसे बोला जाएगा रोल अप योर स्लीव्स। अगला क्वेश्चन है विद द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइसेज एंड स्टेगनेंट सैलरी। स्टेगनेंट सैलरी मतलब रुकी हुई सैलरी है, बहुत दिनों से उसमें कोई भी रेज नहीं हुआ है। ही इज का मतलब होता है फीलिंग द पिंच। फीलिंग द पिंच का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। वो क्या है? पैसे की कमी। मतलब आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ हैविंग एनफ मनी, या फिर किसी चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। टू एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम कॉस्ट बाई नॉट हैविंग एनफ मनी और बाई पेइंग हाई कॉस्ट, तो उसे बोला जाएगा फीलिंग द पिंच। टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक का मतलब वही है टू स्टॉप समथिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ऑफन टू रेस्ट, टू ईट फूड और टू हैव अ ड्रिंक। मतलब आप एक शॉर्ट पीरियड के लिए रोक रहे हो, किसके लिए? रेस्ट के लिए, कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए, तो उसे बोला जाएगा टेक अ ब्रेक। एक वर्ड है बीटिंग द रैप। बीटिंग द रैप का मतलब होता है, बीट द रैप का मतलब होता है एस्केप पनिशमेंट और विन एक्विटल। मतलब किसी पनिशमेंट से बच निकलना या फिर मतलब
जो आप बरी हो गए हो किसी भी चीज़ से, तो उसे बोला जाएगा बीट द रैप। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मैंने आपसे पहले भी पूछा है कि अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट होता है, डेथ पनिशमेंट होता है, तो वो जल्लाद होता है जो फांसी पे चढ़ाता है, तो उस जल्लाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। कई बार एसएससी ने पूछा है, जल्लाद जो होता है उसको कमेंट करके बताइए, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जो रस्सी खींचता है उसको, मतलब जो क्रिमिनल है जिसको डेथ पनिशमेंट हुआ है, कैपिटल पनिशमेंट हुआ है, उसके गले में रस्सी डालेगा, उसको मृत मौत की सज़ा देगा, तो उसे जल्लाद बोलेंगे। तो आपको ही बताना है कि वो जल्लाद को उसमें क्या बोलते हैं, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसके लिए वोकैब का वर्ड क्या है? गेट इट ऑफ हिज चेस्ट। गेट इट ऑफ हिज चेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आपके चेस्ट में वो बात दबी हुई है, आपको बार बार परेशान कर रही हो, तो आप दूसरों को बता रहे हो, अपने चेस्ट से बाहर निकाल रहे हो, तो बोल रहे हैं गेट इट ऑफ माई चेस्ट। मतलब टू टेल समवन अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू और मेकिंग यू फील गिल्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कोई भी बात जो आपको लंबे समय से गिल्टी फील करा रही है, या आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरी हो लंबे समय से, तो आप दूसरों को बता रहे हो, अपने चेस्ट से बाहर निकाल रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, तो उसे बोलेंगे गेट इट ऑफ माई चेस्ट। अगला है कॉस्टिंग एन आर्म एंड लेग। ये पहले भी आया है, कई बार रिपीट हो गया, कम से कम 3 से 4 बार। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है। जोबियल का मतलब क्या होता है? चीयरफुल और फ्रेंडली, जोबियल पर्सन। गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच। पैच मतलब होता है रास्ता। अगर कोई ऐसा रास्ता है जो स्टिकी है, चिपचिपा है, मतलब वहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा गीली, तो मतलब आप एक बैड पीरियड ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा गो थ्रू ए बैड डिफ़िकल्ट रफ स्टिकी पैच। ये सब वर्ड यूज हो सकते हैं। इसका मतलब टू एक्सपीरियंस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन ए पीरियड ऑफ योर लाइफ, तो उसे बोलेंगे टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच, क्योंकि आपके फिसलने का डर बहुत ज़्यादा है। स्टिंग इन द टेल। अब आप मुझे बताइए, टेल जो होता है एंड, एंड होता है किसी भी चीज़ में, पूंछ एंड में होती है। अगर एंड में कोई आपको क्या कर ले, डंक मार दे, स्टिंग कर दे, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ जो एंड हो रही थी उसका अनएक्सपेक्टेड आपके पास प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो उसे बोला जाएगा स्टिंग इन द टेल। एन अनएक्सपेक्टेड, टिपिकली अनप्लीजेंट और प्रॉब्लमेटिक एंड टू समथिंग, तो उसे बोलेंगे स्टिंग इन द टेल, एन अनएक्सपेक्टेड और टिपिकली अनप्लीजेंट और प्रॉब्लमेटिक एंड टू समथिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है वर्ड गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप भी कितनी बार रिपीट हो लिया। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब सामने वाला जिसके पास जो मतलब बोलने की कला है, फ्लुएंटली बोल सकता है बिना किसी हेजिटेशन के, तो एबिलिटी टू स्पीक विद इलेक्वेंस और फ्लुएंसी, यानी उसके पास टैलेंट ऑफ स्पीकिंग है, तो उसे बोला जाएगा गिफ्ट ऑफ गैप। विटी क्या होता है, ह्यूमरस क्या होता है, देख लीजिए। ह्यूमरस मतलब कोई भी पर्सन जो हास्यपूर्ण है, एम्यूजिंग है, फनी है, उसे बोलेंगे ह्यूमरस। विटी का मतलब क्लेवर है, एम्यूजिंग है, मतलब वो अपने वर्ड से क्लेवरली प्ले करता है, तो उसे बोलेंगे बहुत ज़्यादा चतुर है, यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लेवर वे। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो कोविड हैज मेड यू टेरिबली इल, बट द गुड थिंग इज दैट बट द good thing is that you have developed immunity against it for further infections। मतलब कोविड ने आपको टेरिबली इल कर दिया है, मतलब भयानक रूप से बीमार कर दिया है, बट उसके साथ गुड थिंग क्या हुई है कि आपने जो फर्दर इन्फेक्शंस हैं उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, तो उसे बोला जा रहा है कि गुड थिंग, तो उसे बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। अगर आपको क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई बुरी चीज़ है बट उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है। एवरी सैड और अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज ए पॉजिटिव साइड, क्योंकि जो क्लाउड है वो कुछ ना कुछ बारिश करेंगे, तो ये बुरी सिचुएशन है और मतलब बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी। और एवरी सैड एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन है बट उसमें कुछ पॉजिटिव साइड है, तो उसे बोल रहे हैं सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। अब हमारे पास वर्ड है सिल्वर स्पून। कोई बच्चा घर में जन्मता है और उसको सिल्वर की स्पून से खिलाया जा रहा है, इसका मतलब उनके पास पुश्तैनी पैसा बहुत है, तो उसे बोला जाता है इनहेरिटेड वेल्थ।
बीइंग इन द क्विक सिल्वर, बीइंग इन द क्विक सिल्वर का मतलब कोई भी ऐसे चेंजेज हो रहे हैं, जो मूवमेंट हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रैपिड हैं और अनप्रडिक्टेबल हैं, तो उसे बोला जाएगा बीइंग इन द क्विक सिल्वर। मतलब रैपिड और अनप्रडिक्टेबल मूवमेंट, मतलब अनप्रडिक्टेबल इन मूवमेंट और चेंज, कोई भी चीज़ या मूवमेंट या चेंजेज हो रहे हैं वो अनप्रडिक्टेबल हैं, रैपिड हैं, तो उसे बोला जाएगा बीइंग इन द क्विक सिल्वर। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉसिंग पाम विद सिल्वर। क्रॉसिंग पाम विद सिल्वर का मतलब कोई पर्सन को आप सिल्वर दे रहे हो, किसके ऐसे दे रहे हो कि वो उसकी दोनों पाम पर रखी गई हैं, इसका मतलब आप सामने वाले को उसकी सर्विस के लिए कुछ पे कर रहे हो या ब्राइब दे रहे हो, तो उसे बोला जाएगा टू पे मनी टू समवन इन पेमेंट फॉर अ सर्विस, या फिर टू ब्राइब समवन। तो ये तीनों इडियम्स जरूर देख के जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब आप कोई चीज़ पका रहे थे, तो जब उसको आप चला रहे थे जबिया से या फिर जो भी चमचा है उससे आप कढ़ाई में कुछ चला रहे थे, और वो चीज़ जो एडिबल चीज़ है वो कढ़ाई से बाहर निकल जाती है, और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद देखते हैं आप उसमें वो जल और जाती है, तो इसका मतलब क्या है, उसने आग पकड़ ली है और वो फ्राई पैन से बाहर आ गई। इसका मतलब कोई भी चीज़ जो बुरी हो रही थी वो वर्स और हो गई है। थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम ए बैड सिचुएशन टू वन दैट इज वर्स, तो उसे बोलेंगे आउट ऑफ फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। समझ गए। अगला वर्ड है हॉरिबल। हॉरिबल यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ कहाँ है, हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब है बैड और अनप्लीजेंट, या फिर शॉकिंग और फ्राइटनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा है, भयावह है, अप्रिय है, दुष्ट है, तो उसे बोलेंगे हॉरिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू थ्रो डस्ट इनटू माई आईज, मतलब आप जैसे हमने एक देखा था ब्लोइंग स्मोक, इसका मतलब क्या है, आप सामने वाले को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी आंखों के आगे अंधेरा, मतलब किसी की आंखों में धूल झोंक देना, या किसी की आंखों के आगे जो धुआं है उसको उड़ा देना, मतलब वो उसको दिखाई नहीं देगा, आप तब तक ट्रिक कर लोगे, उसको मिसलीड कर दोगे, डिसीव करोगे। तो थ्रो डस्ट इनटू माई आईज मतलब आंखों में धूल झोंकना, मतलब किसी को धोखा देना, मिसलीड करना, टू टीच और मिसलीड समवन। नेक्स्ट वर्ड है एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, पीस की स्पेलिंग देख लीजिए, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन हर हाउस इज एन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो परफेक्ट ऑर्डर में है, नीट एंड क्लीन है, तो उसे बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। वेरी नीटली अरेंज्ड मतलब परफेक्ट ऑर्डर और नीटनेस। केयरफुली, केयरफुली मतलब आप समझ गए। जो डेलिकेटली वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक तरीके से केयरफुली किसी चीज़ को करना कि दूसरों को ऑफेंस या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो डेलिकेटली मतलब वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल और ऑफेंस। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ राइवलरी मतलब दुश्मनी, टू स्कूल्स डिसाइडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड पार्टिसिपेट इन नेशनल इवेंट टुगेदर। नेशनल इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए डिसाइड किया है, अपनी दुश्मनी को ख़त्म कर दिया है, अपनी लड़ाई को ख़त्म कर दिया है, तो उसे के लिए जो ईडियम है उसे बोलते हैं बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब ये कोई कुल्हाड़ी है जो लड़ाई की जड़ है, कुल्हाड़ी या हथियार है जिससे आप लड़ रहे हैं, उसको आपने बरी कर दिया है, दफन कर दिया है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपने अपने क्वेरल को, कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर दिया और फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हो। टू एंड अ क्वेरल और कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली, तो बरी द हैचेट। बेल द कैट ये कितनी बार आया है, मैंने आपको बताया है कि कोई जैसे अपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो वहाँ पे कोई बिल्ली आती है और बार बार डेली डेली सामान इधर उधर कर देती है, गंदा करती है, तो वहाँ के जो फ्लैट में जो लोग रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्लान किया कि अब ये बिल्ली आएगी तो हम इसके गले में घंटी बांधेंगे। तो अब डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कौन डील करे, क्योंकि बिल्ली को गले में घंटी बांधेंगे तो जैसे ही घंटी बन जाएगी तो जब बिल्ली आ जाएगी तो सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो घंटी निकाल तो नहीं पाएगी, तो घंटी की आवाज़ हमेशा आती रहेगी, जैसे घुंघरू की आवाज़ आएगी तो ऐसे घंटी की आवाज़ आती रहेगी। बट प्रॉब्लम यह है कि उस बैल मतलब घड़ी वो सॉरी कैट है उसके गले में घंटी बांधेगा कौन, तो इसको बोल रहे हैं बेल द कैट का मतलब होता है कि किसी भी एक ऐसी सिचुएशन जो मतलब एक ऐसी टास्क है, ऐसी टास्क है, इसको परफॉर्म करने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। टू परफॉर्म ए डेंजरस और अ रिस्की टास्क मतलब टू बेल द कैट। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी में क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। इधर उधर मत भटकिए, किसी भी कोचिंग मटेरियल के लिए इधर उधर मत जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, रेगुलरली जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं उनको आप नोट्स बनाइए, पूरी वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। गो कोल्ड टर्की, गो टोल्ड टर्की का मतलब होता है आपने
को कोई एडिक्टिव ड्रग की आदत लगी हुई है, उसको आप कंप्लीट ख़त्म कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे गो कोल्ड टर्की। मतलब एब्रेप्ट ऑफ कंप्लीट सेसेशन, मतलब स्टॉप ऑफ द यूज ऑफ एन एडिक्टिव ड्रग। जैसे किसी को ड्रिंक की आदत है तो वो उसको कंप्लीट ख़त्म कर रहा है, कोल्ड टर्की मतलब एब्रप्ट कंप्लीट सेसेशन। बी इन द डोल्ड्रम, बी इन द डोल्ड्रम का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन का आ जाना जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट ना हो, कोई भी एक्टिविटी ना हो, तो उसे बोलेंगे इन द डोल्ड्रम। जैसा कि आपको पता है, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में जो अर्थ के चारों ओर, जब इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है, जो इक्वेटर के आसपास की बेल्ट है, भूमध्य रेखा के पास की, वहाँ पे जो कभी कभी जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि वो मूवमेंट नहीं कर पाते, उन्हें कोई हवा ही नहीं मिल रही है, मतलब विंडलेस वाटर मिलता है कि उन्हें डायरेक्शन ही नहीं मिल रही कि किधर जाना चाहिए, तो उसे बोलते हैं इन द डोल्ड्रम, मतलब अनसक्सेसफुल और शोइंग नो एक्टिविटी और डेवलपमेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कैन नॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की स्पेलिंग देख लिए। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है कि एक पर्सन जिसको हर काम कर सकता है बट वो किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज नहीं है, तो उसे बोलेंगे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब ए पर्सन हु कैन डू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क बट नॉट एन एक्सपर्ट या नॉट स्पेशलाइज इन एनी। ए पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग्स बट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी, तो उसे बोला जाएगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड। कम्युनिकेटर की स्पेलिंग जरूर देखिए, बिजनेसमैन की स्पेलिंग जरूर देखिए, कई बार स्पेलिंग एरर में पूछी जा चुकी है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो क्वेश्चंस मैं कमेंट करके आपसे पूछता हूं उनको कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए पेपर से पहले 2018, 19, 20, 21, 22 और 23, ये 6 साल के सभी इडियम्स, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, ये क्वेश्चंस की सभी कंपाइल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आए। और बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एक दूसरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है जो एसएससी गेम चेंजर का है, जिसे ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये का पेमेंट करना होगा 8595331016 पर, और आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं जहां पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जीके, जीएस, कंप्यूटर के, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम एसएससी ने कराए हैं, उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में हैशटैग फीचर के साथ, स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक